भगवान उसका हर सपना पूरा करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चांदनी माही और शेखरन से बचकर उस हवेली से निकल चुकी थी। रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में एक के बाद एक कई सारे ख्याल जन्म ले रहे थे। हल्के हल्के कदमों से चलती चांदनी अपने आप से बातें करते हुए बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माही ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, जबकि वो जानती है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब एक हादसा था। सोचते हुए चांदनी एक जगह रुक गई और गांव के एक चबूतरे पर बैठकर दोबारा सोचते हुए बोली, अपनी ही मौत का झूठा नाटक रचकर माही को क्या मिला? मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं सुबह होते ही ये बात सारे घर वालों को बता दूंगी कि माही जिंदा है और किसी आदमी के साथ इस हवेली में रह रही है। इतना सोचकर चांदनी एक बार फिर घर की ओर चलने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ चेतन और वीर सिंह चांदनी को घर के आसपास सभी जगह खोज चुके थे। एकाएक वीर सिंह बोला, चेतन, ऐसा भी क्या हो गया था? चांदनी तुम्हें बिना कुछ बताए ही घर से निकल गई। वीर सिंह की बात सुन गर्दन झुकाए खड़ा चेतन थोड़ी दुखी सी आवाज में बोला, मैंने बताया ना, हम दोनों की माही को लेकर थोड़ी बहस हो गई थी। उसके बाद से ही उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। ये कहते हुए चेतन की आवाज में चांदनी के लिए हमदर्दी साफ साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। चेतन की बात खत्म होते ही वीर सिंह चेतन पर चिढ़ते हुए बोला, माही माही, चेतन तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि माही जा चुकी है और जो बीत गया है उसके कारण तुम अपना और चांदनी का वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? और तो और अभी ये बात पिताजी को नहीं पता है, उन्हें क्या जवाब दोगे? चेतन तुम बताओ मुझे। चेतन वीर सिंह की बात सुन कुछ पल उसे देखता रहा और फिर एक क्षण रुक कर बोला, तुम किस मिट्टी के बने हो वीर सिंह? क्या तुम ये भूल गए हो कि माही तुम्हारी बहन है? उसके बारे में ऐसा कहते हुए क्या तुम्हारी जुबान एक पल के लिए भी नहीं लड़खड़ाती? और अब रहा सवाल चांदनी का, तो मैंने उसे सिर्फ वही बताया था जो मैंने देखा था। हाँ, मुझे विश्वास है कि माही जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इतना कहते हुए चेतन ने अपनी गर्दन घुमा ली। तब वीर सिंह गुस्से में आगे आया और चेतन को अपनी ओर घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, मैंने पिताजी का कहा मानकर अपनी बहन की खुशियों को दांव पर लगने दिया था और शायद उस वक्त वो विकल्प सही भी था, लेकिन तुमने उससे लंबे समय तक इस बात को छिपा कर रखा और कई सारे झूठ बोलकर इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया। फिर भी मैं माही के जाने का इल्जाम सिर्फ तुम पर डालकर नहीं रह सकता, क्योंकि उस वक्त गलती हम सबसे हुई थी। लेकिन आज अगर चांदनी को कुछ हुआ तो चेतन इसके जिम्मेदार सिर्फ अकेले तुम रहोगे, याद रखना। कहते हुए वीर सिंह ने गुस्से से उसके सामने हाथ जोड़ लिए और वहां से चलने लगा। उधर चांदनी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। तभी एक और ख्याल उसके मन में आया। वो धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, अगर मैंने चेतन के सामने माही के जिंदा होने की बात कह दी तो चेतन मुझे छोड़कर सच में उसके साथ चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इस सब में मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मैं इस तरह सब कुछ जानकर भी कि माही के साथ वाले उस आदमी के इरादे ठीक नहीं है, चेतन को नहीं जाने दे सकती। कहीं ये वही बड़ा खतरा तो नहीं जिसके बारे में कालदूत ने मुझे बताया था। पर अब चाहे जो हो जाए, मैं कोई खतरा अपने घर की ओर नहीं आने दूंगी। इतना कहते हुए चांदनी ने अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा था। इस बार चांदनी ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, बल्कि वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। उधर चेतन और वीर सिंह भी उसे ढूंढते हुए ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां चांदनी थी। जैसे ही वीर सिंह ने चांदनी को देखा, वो आश्चर्य से बोला, चांदनी, तुम इतनी रात को गांव के चौराहे पर क्या कर रही हो? वीर सिंह के सवाल के साथ चेतन भी इसी सवाल के जवाब को जानने का इच्छुक था। जवाब स्वरूप चांदनी हकलाते हुए बोली, वो भैया, मैं तो यही, मतलब मैं। कहते हुए चांदनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वीर सिंह दोबारा बोला, और ये तुम्हारे सिर पर चोट कैसी है? ये सुनते ही जब चांदनी का ध्यान सिर पर लगी चोट पर गया तो वो उसे छूते हुए दर्द से कराहने लगी। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी चेतन और वीर सिंह तुरंत दौड़कर उसे उठाने लगे। एकाएक चेतन बोला, बोलो चांदनी, तुम यहाँ आई ही क्यों? तब वीर सिंह चेतन पर दोबारा गुस्सा बताते हुए बोला, फिलहाल चेतन, हमें इसे घर ले जाना चाहिए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे।
कहते हुए चेतन और वीर सिंह चांदनी को लेकर वहां से जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ चांदनी का पीछा करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद शेखरन ही था। वो तो बस अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वो चांदनी को ले जाते देख गुस्से से भरी आवाज में बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो लॉकेट मैं जानता हूं तुम्हारे पास है और मैं उसे लेकर ही दम लूंगा। अब चाहे जो हो जाए, वो लॉकेट मिलते ही सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा और फिर एक एक करके मरेगा पूरा का पूरा रक्षक कुल। ये सोचकर शेखरन भी दोबारा हवेली की ओर चला गया। शेखरन तुरंत ही हवेली में पहुंचकर माही से बोला, माही, मैंने अभी चेतन और वीर सिंह को यहाँ देखा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात सही होगी। हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना होगा। तुम कल के कल ही अपने उस नए प्लान पर काम करो। जैसे ही एक बार वो प्लान पूरा होगा, फिर तुम चाहो तो अपने तरीके से आगे बढ़ सकती हो। माही ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद शेखरन उसे अपने करीब बुलाते हुए बोला, माही, मैं एक बार फिर तुम्हारे ही प्लान के अकॉर्डिंग सारी बातें बता देता हूँ, क्योंकि यदि प्लान में कुछ गड़बड़ हुई तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना कहकर शेखरन बिल्कुल धीमी सी आवाज में उसे कुछ समझाने लगा। जब उन दोनों की बात खत्म हुई तब माँ ही बोली, मुझे नहीं पता कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन तुमने मुझे 2 सालों तक सहारा दिया और जीने की हिम्मत दी है शेखरन, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकूंगी, पर मेरी बात याद रहे। ये कहते हुए माँ ही अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी शेखरन बोल पड़ा, हाँ हाँ ठीक है, पता है मुझे कि किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। शेखरन की बात सुन माही के चेहरे पर एक शांति का भाव आ गया। वो धीरे से शेखरन के हाथ पर हाथ रखकर बोली, मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा, लेकिन बस मैं अपने मन को मनाने के लिए ये तुमसे सुनना चाहती थी। माही की बात सुन शेखरन शांति से उसे देखता रहा। दूसरी तरफ चेतन और वीर सिंह दोनों चांदनी को घर ले जा चुके थे। जैसे ही गोमती ने उन दोनों को आते हुए देखा तब वो चांदनी को देखकर वीर सिंह से बोली, क्या हुआ वीर, चांदनी दीदी ठीक तो है ना, कहाँ चली गई थी ये? तब वीर सिंह बिल्कुल धीमी आवाज में गोमती से बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, चांदनी बिल्कुल ठीक है। अब इससे पहले कि पिताजी जाग जाए हमें सो जाना चाहिए। वैसे भी तीसरा प्रहर खत्म होने वाला है। और हाँ, याद रहे पिताजी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। इतना कहते हुए वीर सिंह चेतन और चांदनी के कमरे की ओर गया और चेतन को समझाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, दोस्त, बात को समझो, जो भी हुआ हो अब बात को खत्म करो और एक दूसरे को अपना लो। चेतन दरवाजे पर खड़ा वीर सिंह की बात को सुन रहा था। सारी बातें सुनकर भी चेतन शांत ही था। वीर सिंह कुछ पल उसके जवाब के इंतजार में वहां खड़ा रहा, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वो भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। देर रात तक कई सारी घटनाओं के बाद एक बार फिर पक्षियों की मधुर आवाज के साथ सुबह हो गई और ये सुबह भी सभी सामान्य सुबहों की तरह ही थी। चेतन सुबह सुबह ही अपने वर्क के लिए निकल गया था। वहीं वीर सिंह भी अपने काम के सिलसिले में बाहर जाने की तैयारियां करने लगा। तभी गोमती नाश्ता लेकर काशी जी के कमरे में पहुंच गई और नाश्ता टेबल पर रखते हुए बोली, पिताजी, नाश्ता लाई हूं, ठंडा होने से पहले कर लीजिएगा। इतना सुनते ही काशी जी बोले, अरे बहू, तुम नाश्ता लाई हो, चांदनी कहाँ है? गोमती ये सवाल सुनकर सकपका गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या उत्तर दे, लेकिन फिर उसने बात को संभाल कर कहा, पिताजी, शायद दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अब तक सो रही हैं। जैसे ही काशी जी ने बात सुनी उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो शांत ही रहे। गोमती भी उनकी खामोशी को भांपकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद काशी जी सीधा चांदनी के कमरे में पहुंच गए, जहां चांदनी अभी जागकर शांत बैठी हुई थी और पिछली रात के बारे में सोचकर असमंजस में थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो चांदनी काशी जी को देख सामान्य हो गई। तब काशी जी बोले, क्या हुआ चांदनी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहू ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। चांदनी ने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ पापा, थोड़ी सिर पर चोट लग गई थी, बस और कुछ नहीं। ये सुन काशी जी कुछ सोच कर बोले, वैसे मैंने तुम्हें सिर्फ चेतन पर नजर रखने को कहा था। आधी रात को तहकीकात के लिए जाने की जरूरत नहीं थी। सभी लोग कितना परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि तुम सबसे नाराज होकर चली गई हो। ये सुनकर चांदनी काशी जी को देखकर हैरानी से बोली, आपको कैसे पता कि मैं कुछ ढूंढने के लिए घर से बाहर गई थी?
तब काशी जी ने बताते हुए कहा, असल में मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद चेतन और वीर सिंह तुम्हें ढूंढने निकले तो मैं उन्हें बता सकता था कि तुम लौट आओगी, पर उस वक्त तक तुम्हें गए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने उन लोगों को नहीं रोका। ये सुनकर चांदनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ, सब लोग आपसे इस बात को छिपाने में लगे हुए थे। सुनते ही काशी जी और चांदनी एक साथ हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल चांदनी से काशी जी बोले, खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें कुछ पता भी चला या तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। काशी जी से इतना सुनना ही था कि चांदनी के चेहरे का रंग उतर गया और वो शांत हो गई। दूसरी तरफ चेतन अपना काम करते हुए गांव के लगभग बाहर कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। वो वहां खड़े एक आदमी से बोला, हाँ तो बताइए कि किस तरह के जमीनी विवाद का मामला है, ये खबर कल के अखबार में आएगी। इतना सुनते ही सामने खड़े लोगों में से एक आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। वो विवाद से संबंधित जानकारी चेतन को बता रहा था, जिसे चेतन भी बड़े ही ध्यान से सुनते हुए अपनी डायरी में लिख रहा था। तभी अचानक एक लड़की वहां से भागते हुए घुसरी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। उसका पीछा करता हुआ एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, रुक जा, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही चेतन और कुछ लोगों ने यह आवाज सुनी तो वो और उसी की उम्र के 2-4 लोग और तुरंत ही उन दोनों के पीछे भागने लगे। काफी देर तक भागने के बाद वो लड़की जंगल के भीतर की ओर चली गई। तब चेतन उन सभी लोगों को रोकते हुए बोला, एक काम करते हैं, हम सभी अलग अलग दिशा में उन लोगों को ढूंढते हैं। जैसे ही चेतन ने बात कही, सभी लोग अलग अलग दिशा में बंटकर उस लड़की को और उस आदमी को ढूंढने लगे। चेतन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो लड़की और वो आदमी तो जैसे कहीं गायब ही हो गए थे। सभी लोग लौट आए। चेतन उन लोगों को पूछते हुए बोला, क्या हुआ, किसी को मिले क्या वो दोनों? तब उनमें से एक आदमी थोड़ा हांफते हुए बोला, नहीं भैया, हमें तो वो दिखे भी नहीं, पता नहीं कहां से आए थे और कहां गए। और आप तो जानते हैं जंगल काफी बड़ा है, हम तो ना ढूंढ पाएंगे। वैसे भी हम काहे इस पचड़े में फंसे, वो तो आप इस तरफ आए तो हम भी थोड़ा इंसानियत के नाते आ गए थे। तब चेतन बोला, अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, उस लड़की की जान खतरे में है। लेकिन उन लोगों ने चेतन की एक ना सुनी और वो गांव की ओर चले गए। तब चेतन मन ही मन बोला, हे भगवान, भलाई तो जैसे कोई करना ही नहीं चाहता, पर चाहे जो हो मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसकी जान बचाऊंगा। कहते हुए चेतन एक बार फिर जंगल की ओर चला गया। काफी देर जंगल में वो उस लड़की को खोजता रहा। एकाएक उसकी नजर एक पेड़ पर गई, जहां वो लड़की टिक कर बैठी थी। चेतन ने जैसे ही भागकर उसे छुआ तो वो जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही चेतन ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरानी से बोला, माही? क्या ये लड़की सचमुच माही ही है, या एक बार फिर ये चेतन का कोई भ्रम है? यदि हाँ, तो क्या माही और शेखरन का दूसरा प्लान सही था? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।